डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले जो हम वीडियो देखा था हमने, उसमें ये था कि स्माइल 3.0 के अंतर्गत जो आप लोगों को होमवर्क पैकेट दिया गया था, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को होमवर्क पैकेट दिया गया था जो कि 30 जून को आया था, वो हमने सॉल्व किया है। और आज का जो हमारा जो वीडियो बन रहा है वो सप्ताह सेकंड का पार्ट 2, जो कि 1 जुलाई को हमारा होमवर्क आया है स्माइल 3.0 के अंतर्गत। उस होमवर्क को हम आज यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे आज के जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन में हमारा जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। एक हमें संतुलित समीकरण लिखने, 2 रासायनिक अभिक्रिया हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं हम। जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। इसको हमें रासायनिक समीकरण के तौर पे लिखना है और बैलेंस भी करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। यहाँ लिखेंगे हम उत्तर, पहला है तो पहला लिखते थे। देखिए अब जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो जिंक के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, ये बाहर निकल जाएगी हाइड्रोजन, तो बनेगा जिंक सल्फेट और बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जिंक की संख्या 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन भी इधर 2, एस इधर, सल्फर इधर 1, सल्फर इधर 1, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4। बिल्कुल रासायनिक समीकरण पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें छेड़खानी करने की, इससे कुचर्या करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। और समीकरण लिखते समय ये तो हमको लिखना ही है, इसकी इसलिए इनके नीचे जो नाम है वो भी लिख देना। जिंक, और इसका नाम क्या है बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम जिंक सल्फेट, और यहां लिखेंगे हम हाइड्रोजन। सेकंड नंबर की हमारा देखते हैं। सेकंड नंबर की हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, दोबारा देखेंगे, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की अभिक्रिया, ये हाइड्रोजन है कि जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये हमारी समीकरण हो गई। क्लियर। यहां हम देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यहाँ 2 कर दें आप। हाइड्रोजन क्लियर हो गया। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। बिल्कुल समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। लिख लें यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्लियर हुआ। 1-2 दिन ऐसे रहे जब वीडियो नहीं बन पाया, बीच में थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो कई टीचर्स के फ़ोन आए मेरे पास क्योंकि शुक्ला सर आज आपके वीडियो नहीं आए, तो फिर उनको बताया। तो ऐसे ही एक हमारे सर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अंकुश चंदेल। अंकुश चंदेल से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कई तरीके से गाइड किया कि किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, पिक्चराइजेशन कैसे किया जाता है। तो अंकुश चंदेल ने कई सारे ऐप्स बताए जिनके द्वारा एक अच्छी तरीके का वीडियो बनाया जा सकता है। तो वो भी अंकुश चंदेल मेरे बहुत अच्छे मित्र और साइंस के टीचर हैं, डगारिया में पोस्टेड है, गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल डगारिया में साइंस टीचर के पद पर कार्यरत हैं और केसराय पाटन के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी इस दिशा में, सबसे पहले वही वीडियो बनाया करते थे, केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे वो यूट्यूब पे। तो मुझे आश्चर्य होता था, मैंने कहा यार देखो सर कैसे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री गुरु के नाम से उनका चैनल है। तो उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू चंदेल सर। हाँ, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनको समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है। बहुत पहले हम देखते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया
वो देखते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखिए जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। भाई साहब मर जाएंगे, इतनी भारी राम कहानी पढ़ने में भी जोर आएगा। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लिखो साहब, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। ये भी एक बड़ी टेंशन है, ये वर्ड। तीसरा हम तरीका देखते हैं कि हाइड्रोजन की जब क्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो HCl का निर्माण होता है। ये देखिए, अब इन तीनों तरीकों में सबसे शॉर्ट तरीका कौन सा है? नीचे वाला, एब्सोल्युटली नीचे वाला तरीका बिल्कुल शॉर्ट है, संक्षिप्त है। तो पहला हमारा आंसर आता है कि क्यों लिखा जाता है। तो पहली बात मैं लिख देता हूं, संक्षिप्तीकरण के लिए। किसके लिए? संक्षिप्तीकरण के लिए, शॉर्ट बनाए रखने के लिए। बहुत सारे शॉर्ट तो आजकल, पहले तो ओके लिखते थे, ओके व्हाट्सएप पे ओके, आजकल ओके भी नहीं लिखते, के लिख देते, के। अरे उन्होंने रोटियाँ खाई कि ना खाई, तो वो अपने देखना कितना संक्षिप्त में बात कर, हो गया मना न खाई। तो बहुत सारे संवेदनाएं प्रकट करते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह, फेसबुक पे, ऐसे लिख देते हैं RIP, रिप, रेस्ट इन पीस, पूरा भी नहीं लिखते, रिप। तो संक्षिप्तीकरण का आजकल जमाना भी संक्षिप्तीकरण का है यार। सिंपल सी बात है, था तो खुद ही देखो ना, हाइड्रोजन। अब ऐसे कौन लिखने बैठेगा हाइड्रोजन? तो यार जो हाइड्रोजन इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? यूँ लिखो नहीं यार, सिंपल तरीका। तो ये हाइड्रोजन, जब संक्षिप्तीकरण के लिए आपको प्रतीक बना रखें तो अपन प्रतीक लिखेंगे ना, इतनी रामकहानी कौन लिखने बैठेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। एक पहला समझ में आ गया होगा संक्षिप्तीकरण के लिए। दूसरी बात है कि दुनिया में कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे वैज्ञानिक, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। केरल के अलग है, आंध्र के अलग है, राजस्थान के अलग, पंजाब के, इसके बाद ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस में, सभी जगह एक रूपता बनाए रखने के लिए। दूसरी बात आती है हमारी एक रूपता, पूरे विश्व में एक रूपता रहे। कहीं भी अमेरिका का स्टूडेंट हो चाहे भारत का स्टूडेंट हो, जो पढ़े उसका समझ में आनी चाहिए एक रूपता। तीसरी बात आती है इसको सरल और सुबोध बनाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है? तो बिल्कुल पिक्चर साफ है हमारी, क्योंकि संक्षिप्तीकरण के लिए एक, दूसरी बात है पूरे विश्व में एक रूपता बनाए रखने के लिए दो, तीसरी बात है कि जो भी अभिक्रिया हो रही है उसको सरल और सुबोध बनाए रखने के लिए संक्षिप्तीकरण ये समीकरण के रूप में लिखा जाता है। चौथी बात और है, जब कोई भी रासायनिक समीकरण लिखी जाती है तो हम उसमें पदार्थ की अवस्थाएं, कौन कौन सी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ताप, दाब की समस्त अवस्थाएं लिखी जाती हैं। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक, किस, 5वें नंबर का पॉइंट है, किस ताप, दाब, उत्प्रेरक और वायुमंडलीय दशाओं में हो रही है, इसकी भी जानकारी हो जाती है। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है। क्या आप 5 पॉइंट समझ में आ गए? ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में संक्षिप्ती निम्न कारणों की वजह से लिखा जाता है। पहला, संक्षिप्तीकरण के लिए। दूसरी बात है कि पूरे विश्व में एक रूपता बनाए रखने के लिए। तीसरी बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सरल और सुबोध बनाए रखने के लिए। चौथी बात है कि रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो उससे अवस्थाओं, पदार्थ की अवस्थाओं, जो यौगिक होते हैं, यौगिकों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वायुमंडलीय दशाओं की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों, ये 5 पॉइंट बना करके आंसर लिख देना, आपका आंसर राइट है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन लेना। ठीक।
ठीक है, सर ने क्या कहा इसी को रिपीट कर लेना, क्या है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, वह क्यों जरूरी होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कल एक मेरे मित्र हैं हेम सिंह जोधा, इनका पुत्र है हर्षवर्धन, ये नागौर के रहने वाले हैं, और इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, सर आपके रोज़ वीडियो देखता है और उन वीडियो को देख करके जो भी होमवर्क मिलता है उसको वो सारा का सारा होमवर्क कर लेता है। मुझे ये बात सुन करके बड़ी खुशी हुई। इसके बाद एक हमारे मित्र हैं मुकेश शर्मा, वो गुड़ाबाद में पोस्टिंग है उनकी, उन्होंने बताया कि उनकी क्लास में छात्रा है इंद्रजीत कौर, वह भी मेरे रोज़ वीडियो देखती है, और यूँ मानिए कि वो देख करके यूँ लगता है कि जैसे कि शुक्ला सर अब उसके ही सर हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद मिला कि भाई मेरा इस तरह से आप लोग अब मुझसे परिचित हो चुके हैं। समय मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू। अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर्षवर्धन और इंद्रजीत कौर दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप लोग, और नो टेंशन, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे अगर आप पूरे कंटिन्यू जुड़े रहे मुझसे तो। और दूसरी बात, नंबर ही ज़्यादा नहीं आएंगे, एकदम साइंस में परफेक्शन भी आएगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि साइंस कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम पढ़ने लग जाते हैं तो आनंद आता है। चलो देखते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो संतुलित क्यों करते हैं हम, एक पहले कोई समीकरण लिख लेते हैं, इसके बाद फिर बात करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। बिल्कुल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मेरा आंसर स्टार्ट होने वाला है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो नियम कार्य करते हैं। एक होता है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों हम पहले इस नियम की बात करेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। देखो हाइड्रोजन का सूत्र ये है, H2 है तो H2 ही रहेगा। क्लोरीन का सूत्र ये है, अणु सूत्र, तो ये H2 Cl2 ही रहेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड में एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन का मिलकर के HCl ही बनाएगा। तो जब भी यौगिक बनते हैं तो परमाणु निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन का एक रहेगा, ऑक्सीजन के दो रहेंगे। तो क्रिया करते समय परमाणु निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र यही रहने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि H2Cl2, HCl है तो HCl। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो ये कहेगा कि इधर का जितना भी अभिकारकों का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। इनको सबको मिटा देते हैं। अब हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को बैलेंस करना है। द्रव्यमान को बैलेंस करने के लिए हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है इस बात को कि दोनों तरफ का अभिकारकों का और क्रियाकारकों का द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए। क्योंकि अगर बराबर नहीं रहा, जैसे यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन 2, तो भैया एक हाइड्रोजन कहाँ गयो, एक क्लोरीन कहाँ उड़ गयो, दिक्कत आई ना। क्योंकि कहाँ चल गया, दिमाग में चक्री कहाँ चल गया दिमाग में। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम बिल्कुल साफ करता है। द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया में, न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, न ही नष्ट होता है। बिल्कुल फिक्स रहता है इधर का उधर का, दोनों साइड का। इसलिए हमको मजबूरी हो जाती है समीकरण का संतुलित करना। तो इधर हाइड्रोजन 2, इधर 2, तो आप इधर 2 लगा दें, हाइड्रोजन भी इधर दोगे, क्लोरीन भी इधर दोगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई थिंक। सीधा सीधा दोबारा बोल देता हूँ यार, टेंशन मत लो ज़्यादा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बराबर रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, इसलिए दोनों तरफ का द्रव्यमान को बराबर करने के लिए उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है। पिक्चर, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना, देखते करते। जब सोडियम को पानी में डाला जाता है, जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हमारा एक समीकरण है, इस समीकरण को हमको बैलेंस करना। देखिए आप, सोडियम की संख्या 1, इधर भी 1, नो टेंशन। इसके बाद हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, नो टेंशन। इसके बाद नहीं, हाइड्रोजन उधर ज़्यादा है, 2 और ये 3 है। अब हमारे सामने लफड़ा हो गया, इधर हाइड्रोजन 3 है, अब इधर हमारे पास 2 ही है, तो मजबूरी है कि यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ ज़्यादा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो कितना हुआ, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गई, यहाँ हाइड्रोजन 3 ही है। क्लियर, यहाँ हाइड्रोजन 3 ही है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, वापस चेक करते हैं। सोडियम इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 2, इधर भी 2 करो। तो देखिए, सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई, इधर हो गए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन 2 तो ये रही और 2 ये रही, 4। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गई। क्लियर, ये हमारी रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसका स्केलेटन था, जो हम पहले जो लिखा हुआ था वो स्केलेटन कहलाता है, उसका कंकाली समीकरण कहलाता है। कंकाली समीकरण के बाद जो हमने किया वो संतुलित समीकरण है। देखिए, ये हमारी क्या है, ये एक कंकाली समीकरण है। एथाइन एसिटिलीन है। एथाइन की अभिक्रिया, एथाइन को जब जलाया है, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का मतलब बर्निंग की हुई है। जब एथाइन का बर्निंग करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बनेगा। तो अब हम ये क्या है, एक स्केलेटल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, कंकाली है। इसको हमको संतुलित करेंगे, जब जाकर के सतना बैठता है, जब भी जाकर के सही मानो स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम हमारा। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कीजिए भाई, शुरू। कार्बन 2, इधर कार्बन 1, तो सबसे पहले कार्बन 2 कर दो। हाइड्रोजन इधर कितने, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, बिल्कुल सही, सतने में गाड़ी है। ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन हो गई 2, 4 तो ये है और 5 ये है। भैया उठी 5, अठी 2 ही कसा पार पड़ेगी, तो अठी यहाँ अगर 2 लिखेंगे जब भी कहाँ होगी, 4 ही होगी, जब भी कम से यहाँ कम 3 तो मान दो नहीं, तो अब यहाँ आपनी ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन इधर कितनी होगी, 4 तक तो पार पड़ी नहीं है, अब हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर हम बढ़ाएंगे। देखो देखिए आप, उधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा दो। इधर हाइड्रोजन की संख्या, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हम कार्बन की संख्या इधर कितनी होगी, 4, तो यहाँ भी कार्बन की संख्या क्या कर दो, 4। देखिए कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4। यहाँ हम ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ 4 दूनी 8, 8 2 10, ये इधर ऑक्सीजन की संख्या 10 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 10 करनी पड़ेगी, 5 दूनी 10। देखिए आप, रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, कार्बन कितने हो गए, 4, कार्बन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4। ठीक है, उधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 10, इधर 4 दूनी 8, 8 और 2 10। रासायनिक समीकरण बैलेंस होगी। लिख लेना, कॉपी में उतार लेना बच्चों, होमवर्क कर लेना पूरा। ठीक है, और एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर उन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 10th क्लास के स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर ही लें। बहुत सारे तो सब्सक्राइब करने से ही डरते हैं कि कणक आए पीछा लागे, अरे कणक आए
कुछ नहीं यार, मस्त रहो। क्या है, सब जैसे लाइक करते हैं वैसे सब्सक्राइब है भाई। और बेल आइकन मत दबाओ आप, बेल आइकन वही दबाए जिसका जरूरी है, जिसको ज़रूरत होती है। वीडियो जो 10th क्लास के स्टूडेंट, जिनके बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, या जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। और नुकसान तो कोई को भी कोई ना भाई, पढ़ाई सु का नुकसान चक्र मारो कहीं को नुकसान भाई। मुझे भी तो पढ़ाना है मेरे बच्चों को, मेरे स्कूल में मेरे क्लास में मेरे बच्चों को पढ़ाना ही है, उनको मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरे को तो वैसे ही पढ़ाना, कैसे ही पढ़ाना है, मेरे तो पढ़ाने का काम। अगर आप लोगों का भी भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो दुनिया का भला हो, अपने को क्या दिक्कत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का भला होने चाहिए, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के जो होमवर्क का। क्या होता है जब दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है? क्या होता है? ये प्रश्न को इतनी बार पढ़ चुके हैं तो बोर ही हो गया यार। क्या होता है, याद ही हो गया मतलब। तो नींद में भी अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो नींद में बता दो क्या होता है। फिर भी चलो करना है तो आप लिख देना बच्चों। जब दानेदार जिंक पर तनु, पूरा लिखना, जब दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी रासायनिक समीकरण लिख देना। जब जिंक की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट है, डाइल्यूट कैसे लिखते हैं, तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अगले वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, देखता हूँ कौन सा है, मुझे भी याद नहीं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे स्माइल 3 होमवर्क है, होमवर्क पैकेट आप दिखाई दे रहा होगा। स्माइल 3 होमवर्क पैकेट सप्ताह 2 का पार्ट 2, ये भी पार्ट 2 का है। ये है 2 जुलाई का होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद 2 जुलाई का होमवर्क, इसके बाद हमारा आया है, फिर अगला आया है 7 जुलाई का, इसके बाद 8 जुलाई का। अभी 8 जुलाई ये वाले हमारे 3 एक्सरसाइज और हैं। एक एक्सरसाइज ये है, एक एक्सरसाइज ये, एक एक्सरसाइज ये 3 एक्सरसाइज हम करेंगे। और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके सर ने बना रखे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक आते हैं ये पूरे के पूरे, उन लिंक को खोलें आप। ऐसे लिखा हुआ आता है स्माइल 3.0 होमवर्क पैकेट, पीले पीले कलर का उसका पूरा प्लेटफार्म होता है, उस पर लिंक लिखा हुआ रहता है WWXYL, इस तरह उसको क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करोगे तो आपको क्रोम ब्राउज़र से सीधे साइट पे ले जाएगा आपको, और स्माइल 3 के प्लेटफार्म पे ले जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है होमवर्क करने का, एक तरीका वो तरीका सबसे बेस्ट है, और दूसरा मेरे वीडियो देखते रहो जहाँ से तुमको आंसर मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहो बच्चों, उसको देखा करो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आ रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं और अच्छे तरीके से आते हैं, उनको भी देखें आप। होमवर्क करें, रेगुलर पढ़ाई करें बच्चों। थैंक यू, जुड़े रहिए स्कूल सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।